दोस्तों एक ऐसा एक्टर जिनके करियर पे टेररिस्ट होने का दाग लगा, यहाँ तक कि इनकी जितनी मूवीज की चर्चा नहीं होती थी उससे ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इन्होंने जितनी मूवीज नहीं की उससे कई ज्यादा ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इनके ऊपर ड्रग डोज, यहाँ तक कि डार्क कनेक्शन से लेके कई सारे इंजाम लगे। इनका करियर पूरी तरह से खराब हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। दोस्तों इनके बाद इनकी एक बायोपिक आती है जो कि वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है, जो कि पूरी तरह से इनके करियर पे लगे हुए दाग को पूरी तरह से साफ कर देता है, पूरी तरह से व्हाइट कर देता है। वही दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि मैं संजू बाबा की बात कर रहा हूँ। अरे हटा, मुंबई पे राज करता हूँ मैं, मुंबई पे। वही दोस्तों 6 जनवरी 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने डिमोलिश कर दिया था, जिसके बाद कई सारे राइट्स हुए, लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वही दोस्तों उनमें से सबसे भयानक बम ब्लास्ट मुंबई में हुआ था, जो कि 1993 में हुआ था। वही दोस्तों 12 मार्च 1993 को मुंबई की स्टॉक मार्केट एक्सचेंज बिल्डिंग के बेसमेंट में एक कार पार्क होती है। वही दोस्तों इस टाइम पे घड़ी पे 1:30 हो रहे होते हैं और तभी एक जोरदार जिसमें 84 लोग ने अपनी जानें गंवा दी। वही दोस्तों 225 लोग बुरी तरह से घायल हुए। वही दोस्तों कार में RDX रखा गया था जिसे टैंबर के जरिए उड़ा दिया गया। वही दोस्तों BSA में धमाका होने के 45 मिनट बाद मुंबई की मंडी में भी धमाका हुआ, जिसमें करीबन 5 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। वही दोस्तों इसके 15 मिनट बाद ऐसी जगह पे धमाका होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल ये जगह कोई और नहीं बल्कि शिवसेना भवन होता है, जिसमें धमाका होता है, जिसकी वजह से 4 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और वही दोस्तों 50 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। वही दोस्तों ये सिलसिला यहाँ पे भी नहीं रुका। दोस्तों एक के बाद एक, कभी बस में हमले होते, कभी किसी कॉलोनी में हमले होते और इस तरह से कुल 12 अलग अलग जगहों पे हमले हुए। वही दोस्तों पूरा मुंबई खौफ में डर चुका था। वही दोस्तों पुलिस वाले भी ये परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। वही दोस्तों CBI का ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दोस्तों जब मुंबई के जो बम ब्लास्ट है उसमें सबसे ज्यादा RDX का इस्तेमाल किया गया है। वही दोस्तों ये हमला 12 मार्च 1993 को हुआ था, जिसके बाद 15 मार्च 1993 को ये केस पूरी तरह से CBI को सौंप दिया गया था। वही दोस्तों इस केस को DCP राकेश मरिया लीड कर रहे थे। वही दोस्तों इसके बाद राकेश मरिया और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। वही दोस्तों उन्हें ये खबर मिलती है कि बाबा मूसा चौहान ने इन वेपन को स्टोर करके रखा था और इन्हीं वेपन से हमले किए गए हैं। वही दोस्तों तब क्या था, जिसके बाद बाबा मूसा चौहान को अरेस्ट कर लिया जाता है और जिसके बाद पूछताछ करने के बाद जो बाबा मूसा है उन्होंने बताया कि मैंने अकेले ये सब नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ 2 और लोग शामिल है। वही दोस्तों उन्होंने 2 जन का नाम लिया, पहला हनीफ कर्णवाला और दूसरा समीर भिगोड़ा। वही दोस्तों ये दोनों मुंबई की जाने पहचाने अमीर घराने वाले लोगों में से आते हैं। वही दोस्तों जो हनीफ था वो जाना पहचाना बांद्रा का तबा रेस्टोरेंट का मालिक था। वही दोस्तों और दूसरी ओर जो समीर था वो इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन IMPPA का प्रेसिडेंट था। वही दोस्तों ये दोनों मिलकर मैग्नम वीडियोस नाम की कंपनी भी चलाते थे और वही दोस्तों इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इनकी पहुंच बहुत ही ऊंचे लेवल थी, यहाँ तक कि दोस्तों इनसे क्वेश्चन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वही दोस्तों जब पुलिस वालों ने इन पर सख्ती बरसाई तो इसके बाद इन्होंने अपना मुंह खोला और वही दोस्तों मुंह खोलने के बाद इन्होंने जिसका नाम लिया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि राकेश मरिया और उनकी टीम को विश्वास ही नहीं हुआ पहले। वही दोस्तों इन लोगों ने कहा कि क्या आप बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ते हो, जिस पर राकेश मरिया ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हो। वही दोस्तों जिस पर इन्होंने कहा कि संजू बाबा, जिस पर राकेश मरिया ने कहा कि कौन संजू बाबा। वही दोस्तों जिस पर इन लोगों ने कहा कि संजय दत्त नहीं। जिसके बाद राकेश मरिया और उनकी टीम पूरी तरह से हिल गई थी ये बात सुनकर। वही दोस्तों जब पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं हुआ, वही दोस्तों इस बम ब्लास्ट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, संजय दत्त। वही दोस्तों एक भी गलत सबूत राकेश मरिया के करियर को पूरी तरह से डुबा के रख देगा। वही दोस्तों जिसके बाद राकेश मरिया सबूत जुटाने में लग गए और जब उन्हें सबूत मिल जाते हैं तो इसके बाद वो ज्वाइंट कमिश्नर MN सिंह को ये इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसी सी बात है। वही दोस्तों जिसके बाद कमिश्नर ये कहते हैं कि वो बैग कहाँ है जिसमें दत्त ने वेपन रखे हैं। तो वही दोस्तों राकेश मरिया का कहना है कि वो बैग उनके बेडरूम में होगा। वही दोस्तों उस टाइम पे संजय दत्त मॉरिशस में थे और उस टाइम पे वो आतिश मूवी की शूटिंग कर रहे थे। वही दोस्तों दूसरी ओर सुनील दत्त उस टाइम पे अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे थे। तो ऐसे में इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि संजय दत्त के आने के बाद ही उनसे हम पूछताछ करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे में अगर हमने कुछ भी तलाशी ली तो लोगों को यही लगेगा कि ये पॉलिटिक्स का ही खेल है। वही दोस्तों DCP और कमिश्नर ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही दत्त फ्लाइट से उतरेंगे हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और ये बात कहीं पे भी लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन डेली न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि संजय दत्त के घर से AK-56 पाई गई है। वही दोस्तों ये रिपोर्ट छापने वाले कोई और नहीं बल्कि बलजीत परमार थे। वही दोस्तों जिसके बाद उनकी पूरी तरह से चर्चा होने लगी, हर कोई उन्हें जानने लगा। जिसके बाद उनकी इंटरव्यू हुई और वही दोस्तों इंटरव्यू में लोगों ने ये पूछा कि आखिरकार आपको इसके बारे में कैसे पता चला।
वही दोस्तों बलजीत परमार खुलासा करते हुए बताते हैं कि इसके बारे में उन्हें वाईसी पवार ने बताया है, जो कि इन 8 ऑफिसर में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उनमें से एक होते हैं। वही दोस्तों जो वाईसी पवार होते हैं वो हड़बड़ी में होते हैं अपनी कार में और उन्हें कहीं जाना होता है, और इसी बीच में ये जो बलजीत परमार है वो पूछते हैं कि कोई डेवलपमेंट है क्या, जिस पर जो वाईसी परमार कहते हैं कि इसमें एमपी के बेटे का नाम आया है। वही दोस्तों महाराष्ट्र में तो कई सारे एमपी है, तो ऐसे में पता कैसे चलेगा कि ये एमपी का बेटा है कौन। जिसके बाद बलजीत परमार रात में अरूप पटनायक को कॉल करते हैं। वही दोस्तों जो अरूप पटनायक है वो कहते हैं कि आज रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप एक काम करिए कि सुबह आ जाइए। और जैसे ही बलजीत परमार सुबह जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो अरूप पटनायक है वो बिजी होते हैं, तो वो लंच तक का वेट करते हैं। जिसके बाद इन दोनों की बातचीत होती है, जिस पर जो बलजीत परमार कहते हैं क्या आपने किसी एमपी के बेटे को अरेस्ट किया है, जिस पर अरूप पटनायक कहते हैं कि हमने अरेस्ट नहीं किया है बल्कि वो मॉरिशस में शूटिंग कर रहा है। वही दोस्तों इससे ये सारी बातें साफ साफ हो जाती है कि ये एमपी का बेटा कौन है। वही दोस्तों जिसके बाद जो बलजीत परमार है वो संजय दत्त को कॉल करता है। वही दोस्तों दूसरी ओर जो सुनील दत्त है वो उनका कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं। वही दोस्तों उन्हें ये पता चलता है कि जो सुनील दत्त है वो जर्मनी गए हैं। वही दोस्तों जिनसे वो मिलने गए हैं वो बलजीत परमार अच्छे से जानते हैं, तो बलजीत परमार क्या कहते हैं उस शख्स को कॉल लगाते हैं। वही दोस्तों वो शख्स कहता है कि वो मॉरिशस में तो आया ही नहीं है। वही दोस्तों जिसके बाद जो बलजीत परमार है वो कहते हैं कि उनके बेटे को बता देना कि बम ब्लास्ट में उनके बेटे का नाम आया और उनके ऊपर एक मैं न्यूज भी छापने वाला हूँ। वही दोस्तों जिसके बाद संजय दत्त का कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपको मेरे पापा से बात करना था। जिसके बाद जो बलजीत परमार है वो सारी कहानी अच्छे से बता देते हैं और साफ साफ पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास AK-56 है, जिस पर संजय दत्त कहते हैं कि मैंने पापा से बात कर लिया और कुछ भी नहीं है ऐसा। वही दोस्तों बलजीत परमार के बार बार पूछने पर वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास AK-56 है, मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने लिए पास रखा है। वही दोस्तों जिसके बाद जो बलजीत परमार है वो कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस के लिए रखा जाता है। वही दोस्तों ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लो और तुम जल्दी ही छूट जाओगे, छोटा मोटा केस बनेगा और तुम बच जाओगे। लेकिन जो संजय दत्त है वो मानने से इनकार कर देते हैं, जमा करने से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। दोस्तों तब क्या था, बलजीत परमार ने ये न्यूज पेपर पे छाप देते हैं। वही दोस्तों अब तारीख होता है 19 अप्रैल और रात के 2 बजे होते हैं। वही दोस्तों जब संजय दत्त अपनी फ्लाइट से उतर रहे होते हैं, वही दोस्तों तब डीसीपी राकेश मरिया अपनी टीम के साथ उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। और वही दोस्तों अरेस्ट करने के बाद जो पूरा बॉलीवुड में तहलका मच जाता है और पूरा बॉलीवुड उनके सपोर्ट में आ जाता है। वही दोस्तों जिसके बाद संजय दत्त से राकेश मरिया पूछताछ करते हैं, लेकिन संजय दत्त कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद राकेश मरिया उन्हें एक जोरदार चमाटा मारते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे जेंटलमैन की तरह पूछ रहा हूँ, तो सही सही सब कुछ बक दो। वही दोस्तों जिसके बाद संजय दत्त कहते हैं कि आप इन सबको कह दीजिए चले जाने के लिए और मैं आपसे अकेले बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों संजय दत्त और वो ऑफिसर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वही दोस्तों संजय दत्त की कही हुई सारी बातें हनीफ और समीर से मिल रही होती है, उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया होता है। वही दोस्तों उनका ये भी कहना है कि अभी उनके पास AK-56 नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो न्यूज आई थी उसके बाद इन्होंने अपने दोस्तों से बेचकर उसे डिस्ट्रॉय करा दिया है। वही दोस्तों इसके बाद ऑफिसर उसके दोस्तों को भी पकड़ लेते हैं। वही दोस्तों उसी रात को उन्हें कोर्ट में लेके जाया जाता है और उसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। दोस्तों उसी रात को जो सुनील दत्त होते हैं वो क्राइम ब्रांच ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर संजय दत्त जैसे ही उन्हें देखते हैं तो वो उनके पाँव में पड़ जाते हैं और उन्हें लग जाते हैं और माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। वही दोस्तों सुनील दत्त को राकेश मरिया की बातों पे पहले तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से संजय दत्त उनके पाँव पे गिर कर जिस तरह से माफी मांग रहे होते हैं उनसे ये साफ साफ पता चल जाता है और उनका पूरा जो मुंह है वो शर्म से झुक जाता है। वही दोस्तों उनके इतने सालों से जो इज्जत कमाई हुई है और मेहनत है वो सारा पानी में चला जाता है। वही दोस्तों इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी संजय दत्त की जो छवि है वो एक सुपरस्टार से कम नहीं है। सोचो कि इतने सारे लोगों की जान लेने के बावजूद भी आज भी वो सुपरस्टार से कम नहीं है। वही दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे RDX और इतने सारे AK-56 अगर उनके घर में पाए गए थे तो आखिरकार कैसे उन्होंने ये मना क्यों नहीं किया। वही दोस्तों आज भी इतने सारे लोगों की जान लेने के बावजूद भी उनकी जो बायोपिक आती है उनमें उन्हें एक विक्टिम की तरह दिखाया जाता है कि उनके साथ ही गलत हुआ है।